मेरे हाथ में इस वक्त एनआईए की वो चार्जशीट है जिसमें सच सामने आएगा कि किस तरह से कट्टर इस्लाम फैलाने का मंसूबा लेकर तबलीगी अपने एक अलग इरादे के साथ हत्या को अंजाम दे रहे थे और इस सच्चाई को अब जांच में सामने रख दिया गया है। इस पर जैसे जैसे खुलासा होगा वैसे वैसे आपको हैरानी भी होगी कि आखिर किस सोच और किस मानसिकता के साथ नफरत फैलाने की पूरी कोशिश चल रही थी। इसी साल 21 जून को अमरावती में उमेश कोल्हे नाम के एक दवा व्यापारी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त यह दावा किया जा रहा था कि उमेश कोल्हे की हत्या नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने की वजह से हुई है और पैगंबर पर की गई टिप्पणी के बाद पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बन गया था। कुछ लोग नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे तो कुछ नुपुर शर्मा के बयान का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस दौरान कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के कट्टर विचारधारा वाले कुछ लोग समाज में दहशत पैदा करने की कोशिश में जुटे थे। यह उमेश कोल्हे की हत्या का ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, यह हत्या का वही सीसीटीवी वीडियो है जिसमें हत्यारे आपको नजर आएंगे। इस वीडियो में उमेश कोल्हे को एक ऐसे रास्ते पर टारगेट किया गया था जहां से वो हर दिन आते जाते थे और इस सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं है और हत्यारे भी जानते थे कि इस सड़क पर लोगों का आना जाना कम होता है, इसलिए उमेश को यहीं पर टारगेट किया जाना बेहतर था। और हत्यारे बाइक पर सवार होकर आते हैं। ये उसी घटना का वीडियो है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश कोल्हे की हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं थी, इसलिए इस मामले की जांच एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी गई। एनआईए ने अपने इस मामले में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है और एनआईए की जांच में जो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उनको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला खुलासा यह हुआ है कि उमेश कोहली की हत्या गैर मुस्लिम समाज में दहशत फैलाने के लिए की गई थी, यानी डर का माहौल पैदा किया जा सके। किसमें? गैर मुस्लिम समुदाय में। दूसरा खुलासा यह होता है कि उमेश कोहली की हत्या के पीछे कट्टर मुस्लिम संगठन तबलीगी जमात से जुड़े कई लोग थे। तीसरा खुलासा यह होता है कि तबलीगी जमात के लोगों का मकसद था नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को टारगेट करना। और चौथा खुलासा यह होता है कि उमेश की हत्या के लिए 11 लोगों का एक आतंकी गुट बनाया जाता है। और पांचवी सच्चाई जो सामने आती है उसमें यह कि उमेश की हत्या के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था, जिसमें बैकअप टीम भी बनाई गई थी कि अगर उमेश की हत्या करने में एक टीम नाकाम रहती है तो दूसरी टीम को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। और नुपुर शर्मा के बयान पर हुए विवाद के बाद पूरे देश में इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। देश के कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जाने लगी थी। लेकिन अमरावती में तबलीगी जमात के जिन लोगों ने उमेश को मारा वो हत्या के पहले से ही गैर मुस्लिमों को डराने धमकाने के काम में लगे थे। अब हम आपको एनआईए की चार्जशीट के जरिए तबलीगी जमात की साजिश की हर परत खोलकर सच से आपको मुखातिब करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उमेश कोहली की हत्या में शामिल उन 11 आरोपियों के बारे में जानना चाहिए और वो 11 आरोपी एक एक करके आपके सामने हम उनका नाम रख रहे हैं। ये एक एक नाम मेरे हाथ में है इन पन्नों में। पहला आरोपी है मुदस्सिर अहमद। ये सब्जी बेचता है और तबलीगी जमात का सदस्य है, इस पर भी आरोप है। दूसरा आरोपी है, उसका नाम है शाहरुख खान। ये प्लम्बर है और तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। तीसरा आरोपी है अब्दुल तौफिक। यह वेल्डिंग का काम करने वाला है और यह भी तबलीगी जमात से जुड़ा सदस्य है। चौथा आरोपी है मोहम्मद शोएब। यह एक मजदूर है और तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। पांचवा आरोपी है आतिफ राशिद। यह डेयरी चलाने वाला है और तबलीगी जमात का यह भी सदस्य है। छठा आरोपी है यूसुफ खान। यह जानवरों का डॉक्टर है और तबलीगी जमात का सदस्य है। और सबसे खास बात, ये उमेश कोहले को जानता भी था क्योंकि ये डॉक्टर है और उमेश कोहली की दवा की दुकान थी। सातवां आरोपी है इरफान खान। ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये भी तबलीगी जमात का सदस्य है और हत्या का पूरा प्लान इसी ने तैयार किया था। आठवां आरोपी है अब्दुल अरबाज। ये मैकेनिक है और तबलीगी जमात का सदस्य है। नौवां आरोपी है मुशफिक अहमद। ये एक मौलाना है और तबलीगी जमात से ये भी जुड़ा हुआ है। 10वां आरोपी है शेख शकील। ये एक ड्राइवर है और तबलीगी जमात का ये भी सदस्य है। और 11वां आरोपी है शहीम अहमद। ये मजदूर है और तबलीगी जमात का सदस्य है। और इन तमाम नामों के जो खुलासे हुए हैं
एनआईए ने अपने इस जो चार्जशीट दाखिल की है उनमें किया गया है। एक एक शख्स के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है और ये बताया गया है कि ये आरोपी क्यों हैं, इनके बारे में ये क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, ये तमाम सच इन पन्नों में है। और अभी आपके टीवी स्क्रीन पर उमेश कोहली की हत्या में इन सभी आरोपियों का अपना एक अलग किरदार था। इन सभी का मकसद उमेश कोहली की हत्या के माध्यम से पूरे अमरावती में डर फैलाना था। देखा जाए तो इन 11 आरोपियों में से केवल 2 आरोपी यूसुफ और आतिफ रशीद ही उमेश को जानते थे। बाकी सभी आरोपी सिर्फ एक ही मकसद के साथ आए थे। वो मकसद था सिर तन से जुदा वाली सोच। सिर तन से जुदा वाली सोच, ये सबसे खास है। और इसी वजह से ये सभी एक दूसरे को ठीक से नहीं जानने के बावजूद भी हत्या के लिए राजी हो गए। यानी वो तैयार थे क्योंकि उन सब की सोच एक थी, सिर तन से जुदा। एनआईए ने जिस तरीके से किया है, जितना सीरियसली लेके इन सब चीज़ों को काम किया है, तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड है एनआईए से, क्योंकि 11 लोगों के ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं और कई लोगों की जांच अभी भी चल रही है, ऐसे एक न्यूज़ है। और पूरा गवर्नमेंट ने इस जो भी हत्याकांड हुई इसको जितना सीरियसली लिया और इस पे चार्जशीट दाखिल हुई है, तो हमारा अभी हमें ये भी लग रहा है कि इसका पूरा तपास होके न्यायालय की तरफ से भी उसके ऊपर उचित शिक्षा होनी चाहिए, ताकि ऐसी जो भी प्रवृत्ति है जो ये सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, इन सबको कहीं पर भी रोक लगने की जरूरत है। जब मैंने उनके परिवार से बात की, उसके बाद मैंने गृह मंत्री को पत्र दिया, पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाई और एनआईए से रिक्वेस्ट की कि इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से होनी चाहिए, तब जाके इसकी जांच शुरू हुई सर। नहीं तो तब तक तो हमारी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी और हमारी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती ये तो चोरी बता रहे थे। 3 दिन तक इसको गुमराह किया गया कि ये चोरी की हादसा है, और उसके बाद जब हमने इस पे आवाज़ उठाने लगे तब जाके एक पे एक क्रिमिनल उसमें पकड़ा गया। और आज बड़ी खुश लगी, जिस चीज़ के लिए और जिस परिवार को न्याय देने के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी वो चीज़ आज स्पष्ट हुई और एनआईए ने उस पर अपनी चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा स्पष्ट कि उन्होंने ये चीज़ के ही कारण इन्हें मारा है। मुझे लगता है कोई भी जात से बिलोंग करते हो, कोई भी जमाती के हो, अगर हिंदुस्तान में आप रहते हैं तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति हमारा भाई बहन है। उमेश कोहली की हत्या ही नहीं, नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन कर रहे लोगों में दहशत फैलाने का काम तबलीगी जमात के यही लोग काफी पहले से कर रहे थे। तबलीगी जमात को आप एक ऐसी कट्टर मुस्लिम संगठन कह सकते हैं जिसका मानना है कि भारत का मुसलमान धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, और उसे कट्टर बनाना ही इस संगठन का मकसद है। इस संगठन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि कैसे तबलीगी जमात के ये लोग अमरावती में लोगों को डरा धमका रहे थे। पैगंबर को लेकर किए गए विवादित बयान के बाद नुपुर शर्मा को लेकर देश के मुस्लिम समुदाय में गुस्सा था, नाराजगी थी, और इस विवाद को लेकर अमरावती में भी मुस्लिम समुदाय भड़का हुआ था। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर उमेश की हत्या के आरोपी इरफान और मुशफीक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, और पुलिस ने उनकी एफआईआर यह कहकर दर्ज नहीं की कि नुपुर शर्मा के खिलाफ पहले से ही कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं। इसके बाद इरफान और मुशफीक ने बदला लेने की ठान ली। इसके बाद इरफान और मुशफीक ने व्हाट्सएप ग्रुप मीटिंग ओनली के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक बैठक बुलवाई। इसमें तय हुआ कि पुलिस पर दबाव बनवाकर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, लेकिन यह कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद शहर में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर समर्थन और विरोध वाले मैसेज वायरल होने लगे। तबलीगी जमात के इन सभी लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वालों को टारगेट करना अब शुरू कर दिया था। 9 जून को डॉक्टर श्री गोपाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला, जिसके बाद उन्हें रहबर हेल्पलाइन के नंबर से नाम से एक धमकी भरे कॉल आने लगे। और 10 जून को मोबाइल शॉप के मालिक जयकुमार को भी उमेश की हत्या के आरोपी मुदस्सिर और शेख शकील से धमकी भरे फोन कॉल आने लगे। इतना ही नहीं, 12 जून को अमरावती में ही विशाल को धमकियां मिलती है। उन्हें भी मुदस्सिर अहमद ने धमकाया था और उन्होंने फेसबुक पर नुपुर का समर्थन किया था। और एनआईए की जांच में यह पता चला कि तबलीगी जमात के इन कट्टरपंथियों ने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया था जो नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन कर रहे थे। इन लोगों का मानना था कि नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए ये लोग
नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को जान से मारने की धमकी देकर चुप करवाना चाहते थे। अब सवाल यह था कि उमेश कोहले की हत्या क्यों और कैसे की गई। बाकी सभी लोगों की तरह उमेश कोहले ने भी नुपुर के बयान का समर्थन करने वाला व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया। हत्या में शामिल आरोपी यूसुफ खान एक डॉक्टर था, इसलिए वो मेडिकल शॉप के मालिक उमेश को अच्छे से जानता था। इसके अलावा उमेश ब्लैक फ्रीडम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल था, जिसमें यूसुफ खान एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति था जो वहां पर मौजूद था उस ग्रुप में। और 14 जून को उमेश ने नुपुर के समर्थन में तस्वीर लगाई थी, जिसको देखकर यूसुफ काफी नाराज हो गया और उसने बदला लेने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। यूसुफ ने ही उमेश के व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसने मुस्लिम समुदाय के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप कलीम इब्राहिम में उसे डाल दिया। इस स्क्रीनशॉट को डालने के अलावा यूसुफ ने उमेश के खिलाफ भड़काऊ बातें भी लिखी और उसमें लिखा कि अमित मेडिकल वाले को बताना है कि जिन लोगों के भरोसे कमाई की है उनसे ही दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करो। और इस मैसेज के भेजने के बाद यूसुफ ने उमेश की हत्या के एक और आरोपी आतिब रशीद से भी संपर्क किया। आतिब भी उमेश कोहले को जानता था। यहीं से उमेश कोहले को मारने की प्लानिंग शुरू होती है। 18 जून को आतिब रशीद ने मोहम्मद शोएब से संपर्क किया। उसे उमेश की पोस्ट के बारे में बताया गया और इन दोनों ने इसके बाद एक और आरोपी इरफान खान को जानकारी दी। उमेश को सबक सिखाने के लिए इसके बाद मोहम्मद शोएब, आतिब रशीद, इरफान और शाहिद अहमद ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में तय किया गया कि उमेश का सिर कलम करना है, यानी सिर तन से जुदा। उमेश की हत्या पर राजी होने के बाद सारी प्लानिंग आरोपी इरफान ने तैयार की। इरफान ने हत्या वाले दिन सभी को मोबाइल फोन ना रखने और काली टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनने की हिदायत दी थी। इरफान के नेतृत्व में ही एक आतंकी ग्रुप बनाया गया, जिसका मकसद था नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों में दहशत बैठाना, डर का माहौल पैदा करना। और इसके लिए उमेश की हत्या करने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा चुकी थी। उनका मानना था कि उमेश की हत्या के बाद से गैर मुसलमानों में डर बैठ जाएगा और कोई भी नुपुर का समर्थन नहीं करेगा। इरफान ने अपनी प्लानिंग में कुछ और भी लोगों को जोड़ा। इरफान चाहता था कि ज्यादा लोग जुड़े ताकि हत्या की एक बैकअप टीम भी तैयार रहे। एनआईए की जांच से एक बात और साफ थी कि उमेश की हत्या गैर मुस्लिम समुदाय में डर बैठाने के लिए की गई थी। और इस जांच के बाद वो लोग भी गलत साबित हो गए जो कहते थे कि उमेश की हत्या संपत्ति के विवाद में की गई थी, जबकि यह हत्या सिर तन से जुदा गैंग ने की थी। और यह गैंग तबलीगी जमात के सदस्य चला रहे थे और ये वही लोग थे जो पहले से ही कट्टर इस्लाम को ही सच्चा इस्लाम मानते थे। एनआईए ने भी अपनी जांच में बताया कि हत्या में शामिल लोग तबलीगी जमात की कट्टर सोच से प्रभावित थे। एनआईए का मानना है कि उमेश कोहले की हत्या उसे सजा देने के इरादे से की गई हत्या नहीं थी। यह हत्या कट्टरपंथी इस्लाम का पालन करने वालों की तरफ से गैर मुसलमानों को दिया गया एक संदेश था। संदेश यह था कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को जान से मारा जा सकता है। उमेश कोहले से जिसने भी नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया, उन्हें केवल धमकाया जाता रहा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं बढ़ गई तो तबलीगी जमात के ये लोग उमेश की हत्या को उदाहरण के तौर पर, यानी एक नजीर के तौर पर पेश करना चाहते थे ताकि संदेश दूर तक जाए। और तबलीगी जमात एक ऐसा संगठन है जो भारत में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देता है। इस संगठन का मानना है कि भारत के मुसलमानों को कट्टर विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तबलीगी जमात को थोड़ा और करीब से आपको जानना चाहिए, क्योंकि तबलीगी जमात की स्थापना वर्ष 1927 में देश की राजधानी दिल्ली से केवल 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात में हुई थी। और इस्लामिक धर्मगुरु मोहम्मद इलियास अल कांधालवी ने संगठन की नींव रखी थी। उस समय मुस्लिम धर्मगुरु इस बात से परेशान थे कि भारत का मुस्लिम समाज हिंदू धर्म की मान्यताओं और त्योहारों से काफी प्रभावित था। और संगठन के लोगों ने मुस्लिम युवकों को लंबी दाढ़ी रखने और औरतों को बुर्का पहनने की सलाह देते हुए अपनी बातें आगे रखनी शुरू की। और इस्लाम के नियमों का सख्ती से पालन करने का दबाव भी ये बनाते हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक तबलीगी जमात को मानने वालों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से 8 करोड़ के बीच हो सकती है। और यह संस्था 150 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। इनमें अकेले यूरोप में इसके 1.5 लाख सक्रिय सदस्य हैं।
भारत में भले ही यह संगठन इस्लाम के प्रचारक के तौर पर पहचान बना चुका हो, लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई हुई है। और सऊदी अरब ने संगठन को लेकर 3 बड़ी बातें कही है, वो सुनिए। ये बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जो चश्मा लोग पहनते हैं, जिनसे उनका नजरिया बदल जाता है, उसको लेकर हकीकत क्या है, सच क्या है। उसने कहा है कि तबलीगी जमात आतंकवाद का द्वार है। दूसरी बात उसमें यह भी कही गई है कि उसने सभी मस्जिदों से लोगों को यह बताने के लिए कहा है कि तबलीगी जमात समाज के लिए खतरा है। यही नहीं, मस्जिद जाने वालों से यह अपील की गई थी कि वो तबलीगी जमात के सदस्यों से संपर्क ना करें। इसके अलावा इस संगठन को तत्काल प्रभाव से कहा गया कि वो सऊदी अरब की सभी मस्जिदों से बाहर निकल जाएं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 और अमेरिका की संस्था FBI ने भी तबलीगी जमात की गतिविधियों को संदिग्ध माना था और इन देशों की सुरक्षा एजेंसियां तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर नजर रखती है। तबलीगी जमात पर आरोप लगता रहा है कि वो धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर लोगों को कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग देती है और फिर जो लोग उससे प्रभावित होते हैं उनके लिए आतंकवादी संगठन जैसे ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन करना आसान हो जाता है। यानी यह सच है और इसी सच्चाई को कम से कम आज इस चार्जशीट में, जो चार्जशीट की कॉपी हम आपको दिखा रहे थे, उसमें सामने लाकर बता दिया गया। इरादा क्या था? डर पैदा करना, गैर मुस्लिमों के जहन में, दिल में खौफ पैदा करना।